दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। यहां पर एमपी बोर्ड के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। संभावित प्रश्न आपको मैं बताऊँगा, सभी प्रश्न आप याद करेंगे। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया था। ये सन भी आप याद रखना। और विदेशी विद्वान की बात आए तो गारसा द तासी आपको याद रखना है, गारसा द तासी। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था सर्वप्रथम। तो किस विदेशी विद्वान ने? तो गारसा द तासी। और किस भारतीय विद्वान ने सर्वसम्मत रूप से प्रारंभ किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप बताएंगे 1929 में। 4 कालों में इन्होंने विभाजित करा था हिंदी साहित्य के कितने हजार साल के काल को? तो 1000 साल के काल को। ठीक है, याद रखना आप सभी। 1000 ईयर था, उनको 4 कालों में बांट दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट होगा। अब जो 4 काल है उसमें से 4 काल कौन कौन से थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो था आपका आदिकाल। ठीक है, आदिकाल के बाद में आप लोगों को भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद में आप लोगों को याद रखना है रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल। और रीतिकाल के बाद में नंबर 4 आपको आधुनिक काल याद रखना है। इस प्रकार से 4 कालों में विभाजित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? तो लक्ष्मण जी ने दिए थे व्यंग भरे उत्तर कि बहु धनुई तोरी लरिकाई कबहुन असिरिस कीन गोसाई। इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है? पहले इसका अर्थ समझेंगे। रमणीयार्थ, रमणीय अर्थ को प्रतिपादक प्रतिपादित करने वाली शब्द काव्यम, शब्दावली काव्य है। अर्थात सुंदर अर्थ को प्रतिपादित करने वाली शब्दावली काव्य कहलाती है। ये परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ की है। एक और परिभाषा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो भी आपको याद रखना है। देखिएगा, आचार्य विश्वनाथ ने दी थी वो परिभाषा रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा विश्वनाथ जी ने दी थी। और यहाँ पर ये जो परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत है रमणीयार्थ प्रतिपादक, ये पंडित राज जगन्नाथ की है। और किसकी परिभाषा? ये काव्य की परिभाषा है। ये भी आपको याद रखना है। काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक तो है दृश्य काव्य और एक है आपका श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य आप लोगों का काव्य का भेद है। इसके अलावा आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है। संस्कृत मानव किसे कहा जाता है? तो जो किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्माण कर देता है, किसी भी वस्तु का निर्माण कर देता है, उसको संस्कृत मानव माना गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ समझना है क्रिया क्या होता है। तो जिन शब्दों से किसी भी काम या कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और इसके बाद आपको समझना है विशेषण किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर आपको दिया है क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण में विशेषता किसकी बताई जाती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्रिया की विशेषता बताई जाती है। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो घरौंदे के जो किवाड़ है वो दिया सलाई की पेटियों से बनाते थे। दिया सलाई जो माचिस होती है उसकी पेटियों से बनाते थे। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। इनको आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। कौन सी कविता? तो यहाँ फसल नामक जो कविता है ये फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। अगला देखिए, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें कहते हैं, उन्हें कौन से छंद कहते हैं? तो मात्राओं की गणना पर आधारित मात्रिक छंद है। वर्णों की गणना पर आधारित अगर होता तो वर्णिक छंद होता। और मात्रा और वर्ण दोनों की गणना से मुक्त छंद होता तो उसको मुक्तक छंद कहा जाता। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है।
लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर या गणना के आधार पर होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे बताएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे सेनाई बजाने के लिए प्रयोग होता था, तो रीड का प्रयोग होता था। यशोगान संधि का उदाहरण है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। कवि लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी, कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर आपको ऐसा याद रखना है। और इसके बाद में ये आप लोगों का सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, देखेंगे आप सभी। वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, तो सूरदास को यहाँ पर वात्सल्य रस का कवि माना गया है, ठीक है, सम्राट माना गया है। जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, तो ये असत्य होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, दशा, अवस्था आदि का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है, और यहाँ पर अन्योक्ति दिया है जो कि गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, तो इसमें आपको सत्य बता देना है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, इसमें भी आपको सत्य बताना है। राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, ये असत्य बताना है। राम बाजार जाओ ये आज्ञावाचक है। हिरोशिमा भारत में है, ये असत्य है, क्योंकि हिरोशिमा जापान में है जहाँ पर परमाणु बम अणुबम गिराए गए थे। अब हम देखेंगे सही जोड़ी मिलान कीजिए। ये देखिएगा आप सभी, यहाँ पर आपकी सही जोड़ी आ चुकी। आधुनिक कबीर, नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। इसके बाद में चौपाई, चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है, चौपाई में 16 मात्राएं होती है। बालमखीरा, ये लखनऊ के पास में एक गांव है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। समास के प्रकार, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है। और ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ये आप इस प्रकार से जोड़ी को मिलाएंगे। और कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है, तो बादलों को संबोधित है। इस प्रकार से आप पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आपके और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको हमारे ऐप डाउनलोड करना है, ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पर कक्षा 10वीं का जो वार्षिक परीक्षा के लिए कोर्स मटेरियल हमने हिंदी और संस्कृत का बना रखा है, उसको आप मात्र 49 में खरीद सकते हैं। एप्लीकेशन को तुरंत आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपके लिए बेस्ट कंटेंट उपलब्ध है।